Welcome to all. Today I will discuss father of political science एरिस्टोटल। तो आज हम जानेंगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एरिस्टोटल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एक फेमस कोट से। ये कहते हैं, वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज एदर बीस्ट और गॉड, ही कांट बी ए मैन। अगर कोई व्यक्ति राज्य के बाहर है या तो वो जंगली जानवर है या फिर देवता। आइए देखते हैं आगे ये ऐसा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले सोक्रेट्स आते हैं जो प्लेटो के गुरु माने जाते हैं, और एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो माने जाते हैं। अलेक्जेंडर के गुरु एरिस्टोटल माने जाते हैं। तो सीक्वेंस देख सकते हैं आप, अलेक्जेंडर के गुरु एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सोक्रेट्स। तो हम जानते हैं एरिस्टोटल के बारे में। इनका जन्म होता है 384 बिफोर क्राइस्ट, 384 बिफोर क्राइस्ट में। डेथ इनकी होती है 322 बिफोर क्राइस्ट में, प्लेस मैसिडोनिया ग्रीस। बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं एथेंस में। तो हम जानते हैं फादर ऑफ फिलॉसफी सोक्रेट्स को माना जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो को कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एरिस्टोटल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। एरिस्टोटल दो प्रकार की मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं। पहला कॉमन सेंस, दूसरा इंडक्टिव। इंडक्टिव में पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाया जाता है, विशेष से सामान्य की ओर। 335 में एरिस्टोटल ने एक लीसियम स्कूल की स्थापना की थी। सिमिलरिटीज बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये दोनों लोग सोक्रेटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ये क्रिटिसाइज करते हैं सोफिस्ट को। दूसरा, ये स्टेट इज़ प्रायर टू मैन से ज़्यादा स्टेट को वो ये लोग प्राथमिकता देते हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी के दोनों समर्थक हैं। मानते हैं कि सम आर बॉर्न स्लेव, सम आर बॉर्न मास्टर। इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। प्लेटो आइडियलिस्ट थे तो एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक यानी बैलेंसवादी अप्रोच रखते थे। प्लेटो परफेक्शनिस्ट थे, एरिस्टोटल मॉडरेशन गोल्डन मीन की बात करते थे, मध्यम मार्ग। प्लेटो रेडिकल थे, जैसे वो कुछ चेंज एकाएक हो जा चाहते थे, फेमिनिज्म को सपोर्ट करते थे। एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे, एकाएक चेंज के विरोधी थे। प्लेटो अल्टीमेट नॉलेज की बात करते थे, यानी जब तक नॉलेज पूर्ण ना हो तब तक ये डिसीजन नहीं लेते थे। एरिस्टोटल कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ की वकालत करते थे। तो इस तरह हमने जाना आज एरिस्टोटल के बेसिक आइडियाज़ को, इंट्रोडक्शन को। आगे हम और भी जानेंगे एरिस्टोटल के बारे में बहुत कुछ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी इनसाइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरिस्टोटल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम एरिस्टोटल की थ्योरीज में जानेंगे। पहली थ्योरी ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। वे मानते हैं मैन कांट लिव विदाउट स्टेट, मनुष्य बिना राज्य के जीवित नहीं रह सकता। एरिस्टोटल का एक फेमस कोटेशन है, वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज एदर बीस्ट और गॉड, ही कांट बी ए मैन। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्य के बाहर है तो वो या तो जंगली जानवर है या फिर कोई देवता। राज्य बनने के क्रम में अरस्तु मानते हैं कि सबसे पहला क्रम फर्स्ट एसोसिएशन फैमिली का होता है। सबसे पहले फैमिली होती है जो कुछ नीड पूरा करती है, लेकिन आगे चल के उन्हें विलेज की ज़रूरत पड़ती है। जो सेकंड एसोसिएशन होता है, विलेज भी सारे नीड्स नहीं फुलफिल कर सकती। एट द एंड इन्हें हाईएस्ट एसोसिएशन स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ही एरिस्टोटल ने स्टेट को हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन माना है। अब हम जानते हैं क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट। आइडियलिस्ट मानते हैं स्टेट इज नेसेसरी एंड सोर्स ऑफ वर्च्यू। राज्य एक आवश्यक और वर्च्यू का स्रोत है, सद्गुण का स्रोत है। लिबरल मानते हैं स्टेट इज नेसेसरी एविल, राज्य एक आवश्यक बुराई है। मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, मतलब राज्य होना चाहिए लेकिन मिनिमल रोल राज्य का होना चाहिए, बहुत अत्यधिक हस्तक्षेप ना हो। अनार्किस्ट
मानते हैं स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, मतलब राज्य होना ही नहीं चाहिए। इसके प्रमुख एग्जाम्पल गांधी एंड कार्ल मार्क्स हैं। गांधी जी मानते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, राज्य होना ही नहीं चाहिए, और कार्ल मार्क्स का भी ऐसा ही कुछ मानना था। तो आज हमने समझा एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्टेट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरिस्टोटल के अगले थ्योरी के साथ। हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी इनसाइट। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट को, अब हम आगे देखेंगे एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्लेव। नेचुरली देखा जाए तो स्लेव टू टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं नेचुरल स्लेव, दूसरे होते हैं स्लेव्स बाय लॉ। जो प्रकृति में पैदा होते हैं उन्हें नेचुरल स्लेव कहते हैं, और जो युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं उन्हें स्लेव्स बाय लॉ के अंडर रखा जाता है। तो एरिस्टोटल नेचुरल स्लेव को ही सपोर्ट करते थे, ये स्लेव्स बाय लॉ को रिजेक्ट कर देते थे। इसको सपोर्ट करते थे, इसको रिजेक्ट कर देते थे। आगे देखते हैं एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ स्लेव। इसमें नेचुरल स्लेव्स को रखते थे जैसा मैंने बताया। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, स्लेव्स बाय नेचर, मास्टर्स बाय नेचर। तो जो स्लेव्स बाय नेचर होते हैं वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ फिजिकल वर्क करते हैं। मास्टर्स बाय नेचर भी होते हैं, वो मेंटली वर्क करते हैं। इनमें रीजन थोड़ा ज़्यादा होता है किसके कंपेरेटिवली, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्लेव्स बाय नेचर। ओके, अब हम देखते हैं एरिस्टोटल कैसे जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लेवरी इज ए नेचुरल एंड यूजफुल। दास्ता अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक और उपयोगी है। यूटिलिटी ऑफ स्लेवरी, दास्ता की उपयोगिता। यूजफुल फॉर इकोनॉमी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैन वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जब ये दास लंबे टाइम तक वर्क करेंगे स्लेव्स बाय नेचर के अंडर में आने वाले, तो इससे इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर स्टेट। समझ सकते हैं आप लोग लिंक, इकोनॉमी बूस्ट होगा तो स्टेट भी बढ़ेगा। ये इसलिए जब ये वर्क करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा मास्टर को अपने वर्च्यू को इन्हेंस करने का, टाइम मिलेगा भाई जब वो काम करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी फॉर मास्टर टू इन्हेंस वर्च्यू। एरिस्टोटल रिफॉर्म भी करते हैं इसमें, कि अगर इन्हें प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी। जो कंजर्वेटिव तो थे ये, जो अपनी सामाजिक परंपरा मूल्य को मानते हैं वो रूढ़िवादी कहलाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत परिवर्तन से अगर कुछ उन्हें लाभ मिले तो उन्हें हम प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव कहते हैं, प्रगतिशील रूढ़िवादी। ये मानते थे कि रीजन और करेज अगर डेवलप कर लिया कोई स्लेव तो वो फ्री हो जाएगा। इसलिए स्लेव डेवलप रीजन एंड करेज देन फ्री फ्रॉम स्लेवरी। अब हम देखते हैं क्रिटिकल इवोल्यूशन। स्लेवरी इज नेचुरल, दास्ता प्राकृतिक होती है। सिंपैथी इज नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम। वास्तविक दुनिया में सहानुभूति से हमेशा काम नहीं चलता है, जैसा कि आप लोग रियलिज्म में पढ़ेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल इन नेचर, जो लड़ेगा वही जीतेगा इस दुनिया में। इसीलिए जो अपने अंदर रीजन और करेज। हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के अगले थ्योरीज में थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को। एरिस्टोटल जो प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी देते हैं। इन्होंने 3 सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी की बात की, जिसमें पहला कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज, यानी सार्वजनिक कमाई और सार्वजनिक उपयोग की बात की, लेकिन इसे नॉट गुड फॉर सोसाइटी, समाज के लिए अच्छा न मानते हुए रिजेक्ट कर दिया। दूसरा उन्होंने दिया कॉमन ओनरशिप, यानी सार्वजनिक कमाई और व्यक्तिगत उपयोग, इसे नॉट प्रैक्टिकल मानते हुए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा आता है इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज, यानी व्यक्तिगत कमाई और सार्वजनिक उपयोग, इसे अरस्तु ने गोल्डन मीन का रास्ता दिया, औसत मध्यमान के रास्ते पर रखते हुए इसे वो एक्सेप्ट करते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज को। एरिस्टोटल ने आगे चल के इसमें हम क्रिटिकल इवोल्यूशन को देखते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इग्नोरेंस इन इनइक्वालिटी की बात करती है,
इसमें माना जा सकता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ सकती है और अरिस्टोटल ने इस प्रॉब्लम के क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिया। दूसरा, आइडियलिस्टिक अप्रोच। अरिस्टोटल का आइडिया लोग इथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल में हमेशा नहीं होता है। तीसरा, आउटडेटेड फॉर मॉडर्न कंटेक्स्ट। इसे अगर हम करंट सिनेरियो या मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो ये चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और कैपिटलिज्म में एरिस्टोटल की सिंपल बैलेंस आइडिया कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम को कवर नहीं करती है। तो आज हमने जाना थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को, आगे हम जानेंगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप और भी एरिस्टोटल के अन्य आइडियाज़ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। एरिस्टोटल के थ्योरीज की सीरीज में हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप मीन्स द ऑफिशियल एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन विद ए कंट्री। इसका अर्थ ये हुआ कि नागरिकता का मतलब ये होता है कि आधिकारिक रूप से जब कोई व्यक्ति किसी देश से जुड़ता है तो उसे हम नागरिकता कहते हैं। ब्रॉड सेंस में 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप होता है, एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव सिटीजनशिप का मतलब होता है लॉ मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना, लाइक एग्जांपल स्वीडन इन करेंट सिनेरियो। बट एरिस्टोटल पैसिव सिटीजनशिप को नहीं सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं एक्टिव सिटीजनशिप को। एरिस्टोटल सिटीजनशिप के लिए कुछ एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया तय करते हैं। जैसे आज हम देख सकते हैं हर देश में कुछ क्राइटेरिया होती है, तो उनके अकॉर्डिंग वो मूल निवासी होना चाहिए, नेटिव बॉर्न होना चाहिए, ठीक है। वो ग्रीक का होना चाहिए और वयस्क एडल्ट ग्रीक होना चाहिए, वयस्क ग्रीक का होना चाहिए। जैसे आज हम वयस्कता का पैमाना कहीं 18 साल कहीं 21 साल है, उस तरह से। मेल हैविंग प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ वो पुरुष जिसके पास प्रॉपर्टी है, यानी इसमें न महिलाएं आएंगी न गरीब लोग आएंगे। आइए हम आगे देखते हैं 5 एक्सेप्शंस भी। इसमें दास, स्लेव को उन्होंने क्यों माना कि ये नागरिकता इनको नहीं मिलेगी, अपवाद रहेंगे ये, क्योंकि इनके पास लैक ऑफ रीजन होता है। दूसरा, इन्होंने चिल्ड्रन को भी नागरिक नहीं माना, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ मेच्योरिटी, परिपक्वता की कमी होती है। तीसरा, वुमेन को भी ये नहीं मानते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा विद इन 4 वॉल्स ऑफ फैमिली, ये 4 दीवारी के अंदर रहती हैं, इसलिए इनको भी इन्होंने नागरिक नहीं माना है। ओल्ड पीपल को भी नागरिकता से बाहर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन उस हालत में नहीं होती है। फॉरेनर को तो ये बाहर कर ही देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं एरिस्टोटल के 5 एक्सेप्शन, जिसमें स्लेव, चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड पीपल एंड फॉरेनर आते हैं। हम देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म में कुछ लोग इसको नैरो माइंडेड थ्योरी कहते हैं, कुछ लोग इसको नैरो माइंडेड थ्योरी कहते हैं। इसे अनडेमोक्रेटिक भी माना गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसको पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। नैरो माइंडेड होते हुए भी ये थ्योरी, अलोकतांत्रिक होते हुए भी इसे हम पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने जाना थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बाय एरिस्टोटल। थैंक यू so much everyone. Hello class, today I will discuss theory of constitution by Aristotle. According to Aristotle and Plato, constitution, state and government तीनों एक समान थे, मतलब तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग, जितने पर्सन रूल करते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, दूसरा पर्पज के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से,
इनमें भी दो होते हैं, नॉर्मल या आइडियल। नॉर्मल को ही आइडियल कहा जाता है, करप्ट को ही पिवोटेड कहा जाता है। नॉर्मल ही आइडियल है, करप्ट ही पिवोटेड है। तो गवर्नमेंट एरिस्टोटेलियन टाइपोलॉजी में देखते हैं पहला नंबर ऑफ रूलर के हिसाब से। तो 1 अगर रूलर रूल करता है तो वहाँ मोनार्की यानी राजतंत्र होता है, यानी फिलोसफर किंग। ये पहले राजतंत्र होता है, आगे चल के ये टिरनी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। डिक्टेटरशिप इसको हम कहते हैं। फिर जब फ्यू यानी कुछ लोग शासन करते हैं तो अरिस्टोक्रेसी आता है, यानी अभिजात तंत्र। इसमें रिच पीपुल, सभी रिच पीपुल मिलके शासन करते हैं अरिस्टोक्रेसी में। इसका भी कन्वर्टेड फॉर्म होता है, करप्ट फॉर्म, ओलिगार्की। ओलिगार्की और अरिस्टोक्रेसी से कैसे डिफरेंट है? अरिस्टोक्रेसी में सभी अमीर लोग सत्ता में रहते हैं और आगे चल के कुछ अमीर लोग नेक्सस बना के सत्ता हासिल कर लेते हैं, जिसे हम ओलिगार्की या गुटतंत्र कहते हैं। फिर मेनी में शासन में सबसे पहले पॉलिटी आता है, जिसमें पॉलिटी में मिडिल क्लास लोग शासन करते हैं। इसे हम गोल्डन मीन से भी जानते हैं। गोल्डन मीन पॉलिटी को कहते हैं। और इसका वर्स्ट फॉर्म या पिवोटेड करप्ट फॉर्म डेमोक्रेसी होता है, जिसमें पुअर लोग शासन करते हैं। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोग शासन में थे मोनार्की में, तो उसका कन्वर्टेड फॉर्म टायरनी आता है, जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। फिर एरिस्टोक्रेसी आता है, यानी रिच पीपुल। फिर रिच पीपुल के खिलाफ फिर ओलिगार्की में कुछ अमीर लोग वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। फिर पॉलिटी में मध्यम वर्गीय लोग खींचतान में लगे रहते हैं कि कैसे ओलिगार्की से पॉलिटी में आ जाए। फिर पॉलिटी के बाद डेमोक्रेसी में पुअर लोग आ जाते हैं। तो एरिस्टोटल बेस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की को मानते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल फॉर्म के रूप में, प्रैक्टिकल में नहीं। सैद्धांतिक रूप से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की है, बट इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। थ्योरेटिकल में मोनार्की है, प्रैक्टिकल में पॉलिटी है बेस्ट। वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहला टायरनी को मानते हैं, सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को मानते हैं। अब हम जानते हैं करंट सिनेरियो में, वर्ल्ड ऑर्डर में आज के टाइम पे कहाँ पे क्या है। इंडिया में डेमोक्रेसी है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान, चाइना और रसिया में ओलिगार्की है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में पॉलिटी है, जिसे हम गोल्डन मीन के नाम से जानते थे। यहाँ पॉलिटी में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डेमोक्रेसी है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पाकिस्तान, चाइना और रसिया का गवर्नमेंट जो है ओलिगार्की, वो डेमोक्रेसी से बेहतर है। तो अगर आज एरिस्टोटल होते हैं तो वो यही मानते कि बेस्ट डेमोक्रेसी से ओलिगार्की है।